कहानी का शीर्षक भ्रम। पंखुड़ी छुट्टी बिताकर वापस अपने कॉलेज जा रही थी। ट्रेन पर चढ़ने के बाद वो अपना सीट ढूंढने लगी। उसकी सीट पर एक व्यक्ति मैला कुचैला कपड़ा पहने फटा पुराना कंबल ओढ़े सो रहा था। पंखुड़ी उसे लगातार आवाज़ दे रही थी, बाबा उठिए, ये मेरा सीट है। वो व्यक्ति एक बार पलटा और अधखुली आंखों से पंखुड़ी की ओर देखा, फिर बड़बड़ाते हुए सीट से उतरकर वहीं नीचे खाली जगह में लेट गया। पंखुड़ी को अपना सामान रखने में दिक्कत हो रहा था। वो किसी तरह सीट के नीचे अपना सामान रखी। उसे अपनी माँ की बात याद आ रही थी, बेटा अपना सामान का ध्यान रखना, कोई अपने साथ लेकर उतर न जाए। आजकल अलग अलग वेशभूषा बनाकर ट्रेनों में चोर घूमता रहता है। पंखुड़ी को लगा कहीं ये व्यक्ति उन्हीं में से तो नहीं है। तभी एक लड़का आया, सुमन के सामने वाली सीट पर। वो भी लगातार बोलता रहा उस व्यक्ति को वहाँ से जाने, लेकिन वो व्यक्ति अनसुना करके वहीं नीचे लेटा रहा। पंखुड़ी को रात भर नींद नहीं आया। वो अपना सामान का निगरानी कर रही थी। सुबह सुबह वह गंतव्य स्थान पर पहुँच गई। पंखुड़ी अपना सामान निकालने लगी। सामान निकालते समय उस व्यक्ति का गंदा थैला सामने दिखाई दिया, जिसको छूने में पंखुड़ी को घिरना हो रहा था। इसलिए उस थैला को अपने पैर से हटा दी। सभी लोग जल्दी जल्दी उतरने लगे। लोगों के जूता से उस व्यक्ति का पैर कुचला गया। उसके उंगलियों से खून निकलने लगा। पंखुड़ी अपना सामान लेकर नीचे उतर चुकी थी। अपना सामान एक तरफ करके अपने माता पिता से बात करने लगी। तभी वो व्यक्ति भी ट्रेन से उतरते हुए दिखाई दिया। तभी पीछे से एक लड़का से धक्का लगने के कारण वो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर गिर गया और उसका थैला का सारा सामान बिखर गया। कुछ दूर छिटकते हुए पंखुड़ी के पैर से टकराया। वो अपने पैर पर नज़र डाली तो एक गुड़िया थी। उसे अपने पैर से दूर हटाने लगी। तब तक वो व्यक्ति एक एक करके बड़बड़ाते हुए अपना सामान समेटते हुए पंखुड़ी के पैर तक आ गया। उस व्यक्ति के हाथ में लिया तस्वीर देखकर पंखुड़ी का होश उड़ गया, क्योंकि वो उसकी बचपन की तस्वीर थी। दूर बिखरी पड़ी एक और तस्वीर थी, जिसमें दुल्हन बनी उसकी माँ थी, परंतु दूल्हा के रूप में उसके पिताजी ब्रजेश जी की तस्वीर न होकर इस व्यक्ति की तस्वीर थी। पंखुड़ी उस तस्वीर को उठाकर देखने लगी। तब तक वो व्यक्ति उसके पास आ चुका था और पंखुड़ी के हाथ से छीन लिया। अब तक उस व्यक्ति से पंखुड़ी को घिरना हो रहा था। उसे छूना तो दूर की बात थी, उसे देखना भी नहीं चाह रही थी। परंतु अब हालात बदल चुका था। पंखुड़ी झुककर उस गुड़िया को उठा ली और वो व्यक्ति पंखुड़ी के हाथ से गुड़िया को झपट कर छीन लिया और बोला, ये मेरी बेटी का है, इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता है, और उस गुड़िया को सीने से लगा लिया। पंखुड़ी का आँख आंसुओं से भर चुका था। पंखुड़ी की नज़र उसके हाथ और पैर की अंगुलियों पर पड़ा, जो बुरी तरह से कुचला गया था। पंखुड़ी को अब उसके मैले कुचैले कपड़े से घिरना नहीं हो रहा था। उसकी लंबी लंबी दाढ़ी और अंदर धसी हुई लाल आंखें डरावना नहीं लग रहा था। पंखुड़ी आगे बढ़ी, उस व्यक्ति का हाथ पकड़ी और बोली, मैं एक डॉक्टर हूँ, चलिए अस्पताल में, आपको दवा लगा दूँगी। ना जाने क्यों बिना सवाल जवाब किए वो व्यक्ति पंखुड़ी के पीछे पीछे चल पड़ा। पंखुड़ी टैक्सी ली, पहले उस व्यक्ति को बिठाई, फिर खुद भी बैठ गई। थोड़ी देर में वो दोनों अस्पताल पहुंच गए। पंखुड़ी वार्ड बॉय मुन्ना को आवाज़ दी और बोली, मैं हॉस्टल में सामान रख कर आती हूँ, तब तक आप इनको नहला धुलाकर साफ कपड़ा पहनाकर हाथ में पट्टी लगा दीजिए, और जब तक मैं ना आऊँ इन्हें जाने मत दीजिएगा। अपने पर्स से पैसे निकाल कर वार्ड बॉय मुन्ना को थमा दी। वार्ड बॉय मुन्ना जी मैडम कहकर उस व्यक्ति का हाथ पकड़े वहाँ से ले जाने लगा, लेकिन वो व्यक्ति उसके साथ नहीं जा रहा था। तब पंखुड़ी उसे समझाते हुए बोली, आप उनके साथ जाइए, मैं आती हूँ। उसका थैला पंखुड़ी लेने लगी।
तो वो व्यक्ति थैला को सीने से लगाते हुए बोला, नहीं मैं नहीं दूंगा। पंखुड़ी बोली, मैं इसे अच्छे से रख दूंगी। वो व्यक्ति एक बच्चे की तरह बिना कुछ सवाल जवाब किए थैला पंखुड़ी को दे दिया। पंखुड़ी अपना सामान लेकर अपने हॉस्टल की ओर चल पड़ी। पंखुड़ी कमरे में पहुंचकर बार बार उन तस्वीरों को देख रही थी, ये सोचकर कि कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हुआ। परंतु अपनी बचपन की तस्वीर और अपनी माँ की तस्वीर पहचानने में कैसे गलती कर सकती है। ब्रजेश जी का प्यार और व्यवहार से कभी भी पंखुड़ी को एहसास ही नहीं हुआ था कि वो उसके पिता नहीं हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि माँ इन्हें छोड़ दी। हजारों सवालों के घेरे में पंखुड़ी फंस चुकी थी। उन सवालों का जवाब आखिर किससे ले। ये व्यक्ति उस स्थिति में है नहीं कि उससे कुछ पूछा जाए, और मम्मी से पूछकर उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाह रही थी। पापा से नहीं नहीं, उनसे पूछकर मैं उनके प्यार और सम्मान का अपमान नहीं कर सकती हूँ। ये सोचकर पंखुड़ी बेचैन हो गई। पंखुड़ी अपने कमरे से निकलकर हॉस्टल से बाहर आकर गंगा घाट की ओर चल पड़ी। सहपाठी निधि को फ़ोन लगा ही रही थी कि उसे मुन्ना दौड़ता हुआ आता दिखाई दिया। पंखुड़ी के पास पहुंचते ही मुन्ना बताया कि वो व्यक्ति अपना आपा खो दिया है और चिल्ला रहा है, साथ ही बाहर जाने की जिद कर रहा है और अपना थैला ढूंढ रहा है। पंखुड़ी दौड़कर अपने कमरे में गई और थैला लेकर अस्पताल पहुंची तो उस व्यक्ति का नक्शा ही बदल चुका था। मुन्ना उसे नहला धुलाकर साफ कपड़ा पहना दिया था। अब वो दिखने में अच्छा भला इंसान लग रहा था। पंखुड़ी के हाथ में थैला देखकर वो चुप हो गया और दौड़कर थैला ले लिया। थैला में रखा एक एक सामान को वो जायज़ा ले रहा था। फिर वो गुड़िया निकालकर अपने हाथ में ले लिया। तभी पंखुड़ी के सहपाठी आ गए। वे लोग पूछे, कहाँ से उठा लाई इस पागल भिखारी को। उन्हीं में से एक गुड़िया को सीने से लगाए देख बोला, लगता है बेचारा को कोई गहरा आघात लगा है। पंखुड़ी कुछ नहीं बोली। अपने दोस्तों के सलाह के अनुसार उस व्यक्ति को मानसिक रोगी के वार्ड में भर्ती करा दी। पंखुड़ी अब हमेशा चिंतित और बेचैन रहने लगी। हर पल वो ये सोचते रहती कि आखिर क्या हुआ होगा, आखिर क्यों मम्मी मुझसे इतना बड़ा बात छुपाई। पंखुड़ी अपनी सहेली निधि से बोली, निधि मैं घर जा रही हूँ। वो बोली, अरे अभी तो 4-5 दिन पहले तुम घर से आई, तुरंत क्या ज़रूरत आन पड़ा। पंखुड़ी बोली, कुछ काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन जब तक मैं ना आऊँ उनका ख्याल रखना। और फिर पंखुड़ी अपना थोड़ा बहुत सामान छोटा सा बैग में रखी और हॉस्टल से निकल पड़ी। अचानक पंखुड़ी को आया देख ब्रजेश जी और सुमन चिंतित होकर पूछे, क्या हुआ बेटा, बिना बताए कुछ हुआ क्या। पंखुड़ी बोली, नहीं मम्मी कुछ नहीं, वो मैं एक ज़रूरी कागजात भूल गई थी। ब्रजेश जी बोले, बेटा तुम हमें बताती ना, मैं कोरियर कर देता या खुद लेकर आ जाता, तुम क्यों परेशान हुई। पंखुड़ी बोली, पापा, और ब्रजेश जी की ओर देखने लगी। उसे वो व्यक्ति याद आ गया। ब्रजेश जी उससे पूछे, क्या हुआ, कहाँ खो गई बेटा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। पंखुड़ी बोली, नहीं पापा कोई बात नहीं, बस थक गई हूँ। ब्रजेश जी उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बोले, जा अपने कमरे में आराम कर लो, बाद में बात करेंगे। कमरे में आकर दीवार में लगी अपनी बचपन की तस्वीर को निहार रही थी। कहीं कोई अंतर नहीं था उस तस्वीर और इस तस्वीर में जो उस व्यक्ति के पास था। ब्रजेश जी के मित्र के बेटी की सगाई थी, इसलिए वो और सुमन जी उस समारोह में शामिल होने जा रहे थे। वे लोग पंखुड़ी को साथ चलने बोले, पर पंखुड़ी बोली, नहीं पापा आप लोग जाइए। वे लोग निकल गए। पंखुड़ी पूरा घर छान मारी, कहीं कुछ नहीं मिला। पंखुड़ी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहीं से कुछ सुराग नहीं मिला। अंततः वो 2-3 दिन रुककर वापस कॉलेज आ गई। अस्पताल में जब वो अपने सीनियर डॉक्टर के साथ राउंड पर निकली तो उस व्यक्ति से मिलने पहुंची। अब वो कुछ ठीक ठाक लग रहा था। पंखुड़ी को देखकर मुस्कुराया। पंखुड़ी पूछी, कैसे हैं आप। वो सिर्फ मुस्कुरा दिया। शाम को जब हॉस्टल अपने रूम पर आई तो निधि उसका इंतज़ार कर रही थी।
वो पंखुड़ी को परेशान देख पूछी कि आखिर बात क्या है, कुछ तो बोल। पंखुड़ी निधि से सारी बातों की चर्चा करते हुए सिर पकड़कर बैठ गई। ये सब सुनकर निधि भी सोच में पड़ गई। कुछ देर सोच विचार कर फैसला ली कि अखबार में तस्वीर के साथ इनकी गुमशुदगी का विज्ञापन दे देंगे। अगर कोई जानता होगा तो फ़ोन करेगा या इनसे मिलने आएगा। हम लोग मुन्ना को बोल देंगे, अगर कोई आता है तो तुरंत हमें खबर करे। दूसरे दिन अखबार में उस व्यक्ति की तस्वीर के साथ गुमशुदगी का विज्ञापन छपवा दी। लगभग एक सप्ताह बाद एक व्यक्ति आया। वो अपना नाम रविंद्र कुमार बताया। मुन्ना उन्हें उस कमरे में ले गया जहाँ वो व्यक्ति थे। कमरे में पहुंचकर रविंद्र जी कुर्सी खींचकर बैठ गए और मुन्ना पंखुड़ी को फ़ोन करने लगा। पंखुड़ी के साथ निधि भी थी। पंखुड़ी रविंद्र जी से मिली और पूछी, सर आप इनको पहचानते हैं? क्या ये आपके रिश्तेदार हैं? रविंद्र जी बोले, नहीं, ये हमारे मित्र के साथ साथ पड़ोसी भी हैं। पंखुड़ी को वहाँ बातें करना सही नहीं लगा, इसलिए रविंद्र जी को अपने साथ लेकर बाहर गंगा की घाट की ओर चल पड़ी। गंगा घाट की सीढ़ियों पर बैठ गई। फिर रविंद्र जी से बोली, सर आप बता सकते हैं कि इनकी हालात ऐसे कैसे हो गई? अगर कारण पता रहेगा तो मैं इनका इलाज सही तरीके से करवा पाऊंगी। कृपया आप जो भी इनके बारे में जानते हैं वो हमें बताइए। रविंद्र जी पंखुड़ी को कहानी बताना शुरू किए। बात बरसों पुरानी है। इसका नाम राजीव है। हम लोग एक ही ऑफिस में काम करते थे। राजीव को कॉलेज के दिनों से ही सुमन नाम की लड़की से प्यार था। राजीव की नौकरी लगने के बाद दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद वे लोग हमारे बगल के घर में किराए पर रहने आए, लेकिन बाद में ये लोग उस घर को खरीद लिए। दोनों खुशनुमा जिंदगी जी रहे थे। एक वर्ष इतनी जल्दी गुजर गया कि पता ही नहीं चला। हमारे घर उनका आना जाना लगा रहता था। मेरी पत्नी के साथ सुमन का बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था। अगर किसी को ना बताओ तो दोनों को देखकर लोग सगी बहनें समझ लेते थे। मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी। बच्चे को जन्म देते समय मेरी पत्नी का देहांत हो गया। मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था, तो बच्चे को क्या संभालता। इसलिए सुमन का अधिकतर समय हमारे घर में मेरे बच्चे के साथ गुजरने लगा था। सुमन का मेरे घर आने जाने पर राजीव ने कभी भी आपत्ति नहीं की थी। धीरे धीरे हमारी हालात में सुधार होने लगा था और अपने बच्चे का देखभाल करना शुरू कर दिया था, परंतु कभी कभी मैं उसको संभाल नहीं पाता था और जब वो बेतहाशा रोने लगता था तो मजबूरन मुझे सुमन को बुलाना पड़ता या अपने बच्चे को लेकर उसके घर चला जाता। कभी कभी तो रोने की आवाज़ सुनकर दिन हो या रात सुमन दौड़ी चली आती थी। इसी बीच सुमन भी माँ बनने वाली थी। सुमन बहुत खुश थी। अपनी खुशी वो सबसे पहले राजीव के साथ बांटना चाह रही थी, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। मुझे उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ा। वहाँ मुझे डॉक्टर से पता चला कि सुमन माँ बनने वाली है। मैं राजीव को लगातार फ़ोन कर रहा था, लेकिन वो किसी मीटिंग में व्यस्त था, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठाया। तब तक मैं सुमन का इलाज करा कर घर आ चुका था। थोड़ी देर बाद राजीव भी घर आ गया। उसे मैं सारी बातें बताया। उसके बाद वो गुमसुम रहने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे से हंसी गायब होते जा रहा था। मैं जब भी उससे बात करने का कोशिश करता वो सिर्फ मुस्कुरा देता। राजीव नशा करने लगा था, जिस कारण दोनों में बहस होना शुरू हो गया था। राजीव सुमन का ख्याल रखना लगभग छोड़ दिया था। हर बात पर दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता था। इसी बीच सुमन एक बच्ची को जन्म दी। राजीव नशे की हालत में बच्ची और सुमन को बहुत प्यार करता, पर जैसे ही नशा उतरता उसका व्यवहार बदल जाता। एक दिन मेरा बेटा बुखार से तप रहा था और बहुत रो रहा था। मैं सुमन को ना बुलाकर अपने बच्चे को लेकर उसी के घर चला गया, पर जब वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि राजीव घर पर नहीं है। सुमन के गोद में जाते ही उसका रोना बंद हो गया और थोड़ी देर में सो गया। दोनों बच्चों के सोने के बाद हम लोग को राहत मिली। मैं सुमन से पूछा, कॉफ़ी? सुमन बोली, बनाती हूँ। मैं बोला, तुम बैठो, मैं बनाता हूँ।
जब तक मैं कॉफ़ी लेकर आया तब तक राजीव भी आ चुका था। मैं उसे देखते ही बोला, कहाँ था इतना देर तक? राजीव पूछा, तुम इस समय? हाँ, वो भोलू बहुत रो रहा था, इसलिए वो मेरे कंधे पर हाथ रख कर बोला, मैं समझता हूँ, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और मैं कॉफ़ी पीने के बाद अपने बच्चे को लेकर अपने घर चला आया। सुबह सुबह मेरी आंख सुमन की आवाज़ से खुली। मैं दरवाज़ा खोला। सुमन मुझे बताए कि पता नहीं कब किस समय राजीव बिना बताए घर से निकल गया। मैं उसे संतावना देकर कहा, कोई बात नहीं, पता करता हूँ। सारे मित्रों के घर फ़ोन किया, कहीं कुछ पता नहीं चला। आस पड़ोस सभी जगह उसे ढूंढने का प्रयास किए, पर उसका पता नहीं चला। आखिर मैं हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखाया। 10-15 दिन गुजर गया। सुमन बच्ची को गोद में लिए दरवाजे पर राजीव के इंतजार में टकटकी लगाए बैठी रहती। न खाने का सुध, न बच्ची को देखने का सुध। दिन प्रतिदिन उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। आखिर कितने दिनों तक एक नन्ही जान के साथ अकेले घर में रहती? ये सोचकर मैं उसके माता पिता को सारी स्थिति की जानकारी दे दिया। सारी बातों की जानकारी मिलते ही सुमन के माता पिता आए और उसे अपने साथ ले गए। घर बंद करके चाबी मुझे सौंप कर बोले कि कभी राजीव आए तो उसे दे देना। 4-5 वर्ष बाद अचानक एक दिन राजीव आया। मेरे बच्चों को दूर से खेलते देख रहा था। जब मेरी नज़र उस पर पड़ा, उसे सामने देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उससे पूछा, कहाँ चला गया था अपनी पत्नी और बच्ची को छोड़कर? हम लोग कितने परेशान थे, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे। उसके चेहरे पर एक फीकी हंसी आ गई और बोला, मैं नहीं जाता तो तुम्हारा घर कैसे बसता? मैं आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मतलब यही कि मेरा शक सही था। सुमन के कोख में मेरा नहीं तुम्हारा बच्चा था। मैं चीखते हुए बोला, क्या बक रहे हो? छी, तुम मेरे और सुमन के बारे में ऐसा सोचते थे? तभी मेरी पत्नी हमारा आवाज़ सुनकर बाहर आई। मैं अपनी आवाज़ को संतुलित करते हुए बोला, आकांक्षा, इनसे मिलो, मेरा मित्र राजीव, ये बगल वाला घर इन्हीं का है। मैं आकांक्षा से बोला, अंदर अलमारी में पड़ा चाबी ला कर दो। राजीव मुझे अवाक देखता रहा। तब तक आकांक्षा चाबी लाने जा चुकी थी। मैं चाबी लेकर राजीव के साथ उसके घर आ गया। घर के अंदर प्रवेश करते हुए वो सिर पकड़कर फपक फपक कर रोने लगा। मेरे पास शब्द नहीं था उसे सांत्वना देने के लिए। सिर्फ इतना कहा, एक बार तो पूछता, कुछ इशारा ही करता, मुझसे नहीं तो कम से कम सुमन पर तो भरोसा करता। आखिर प्रेम विवाह था तुम्हारा, बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने तुम इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया? मुझे झकझोरते हुए पूछा, सुमन कहाँ है? तुम्हारा उससे बात होता है? और मेरी बच्ची? मैं उसके हाथों को थामते हुए बोला, राजीव, अब भूल जाओ सुमन को। सुमन अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ गई है। उसके माता पिता उसका दूसरा विवाह करा चुके हैं। उसकी अपनी ज़िंदगी है। ये सुनकर उसे मानसिक आघात लगा। उसके बाद कई दिनों तक कमरे में बंद रहा। कभी खाता, कभी नहीं, कहीं भी चला जाता है। फिर महीने 2 महीने में वापस आ जाता है। एक बार तो 2-3 वर्ष के बाद वापस आया था। लेकिन पिछली बार जब घर से निकला तो वापस नहीं आया। अखबार में विज्ञापन देखकर मैं इसे लेने आया हूँ। पंखुड़ी पूछी, अंकल, क्या आप अभी भी सुमन जी के संपर्क में हैं? कुछ सालों तक बातचीत होता था, फिर धीरे धीरे व्यस्तता के कारण कम हो गया। आप उनको बताएं कि राजीव जी घर वापस आ गए हैं। नहीं, मैं नहीं चाहता था कि वापस उसकी ज़िंदगी में परेशानी आए। राजीव के चले जाने के कारण सुमन को बहुत आघात पहुंचा था, जिस कारण उसका मानसिक स्थिति बिगड़ने लगा था। बहुत मुश्किल से उसका बचपन का दोस्त और उसके पिताजी के मित्र का बेटा ब्रजेश संभाला था उसे। पंखुड़ी बोली, अंकल, क्या मैं इनका घर देख सकती हूँ? रविंद्र जी बोले, हाँ, क्यों नहीं। तभी मुन्ना दौड़ कर आया, बोला, मैडम जी, उनको होश आ गया है। रविंद्र जी और पंखुड़ी वहाँ पहुँचे, लेकिन राजीव उनको पहचानने में असमर्थ था। पंखुड़ी बोली, ये यहीं रहेंगे जब तक ठीक न हो जाते हैं। आपका जब मन हो आप इनसे मिलने आ सकते हैं। रविंद्र जी बोले, ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि ये ठीक हो जाए।
जितनी बड़ी इसकी गलती थी नहीं, उससे कहीं ज़्यादा ये सज़ा भुगत चुका है। ये कहकर रविंद्र जी वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे तो पंखुड़ी बोली, सर मैं आपके साथ चल सकती हूँ अगर आपको आपत्ति ना हो तो। रविंद्र जी बोले, अरे क्यों नहीं। पंखुड़ी गाड़ी निकाली और अपने साथ निधि को लेकर रविंद्र जी के गाड़ी के पीछे पीछे हो ली। लगभग 4-5 घंटे का सफ़र पूरा करने के बाद वो लोग पहुंच गए उदयगिरी। रविंद्र जी घर का चाबी लेकर आए, दरवाज़ा खोले, अंदर धूल ही धूल पड़ा था। दीवारों पर चारों तरफ सुमन और राजीव की प्यार की कहानी तस्वीर के रूप में बिखरी पड़ी थी। पंखुड़ी की आंखों में आंसू आ गए थे। पंखुड़ी ज़्यादा देर तक वहाँ रुक नहीं पाई और दरवाज़ा बंद करके चाबी रविंद्र जी को देकर वहाँ से निकल पड़ी। पंखुड़ी पूरी शिद्दत से राजीव के इलाज और सेवा में लग गई। इस दौरान वो कई कई दिनों तक अपने माता पिता से बात नहीं करती थी। वे लोग असमंजस में पड़ गए थे कि आखिर क्या कारण है। वो दोनों अचानक हॉस्टल जाने का योजना बनाए, परंतु पल्लव का 12वीं का परीक्षा चल रहा था, इसलिए सुमन बोली, मैं यहाँ रहती हूँ और आप पंखुड़ी के पास जाकर कारण जानने की कोशिश कीजिए। दूसरे दिन ब्रजेश जी निकल पड़े। ब्रजेश जी जैसे ही कॉलेज पहुँचे उन्हें पंखुड़ी का मित्र अभिषेक मिल गया। वो ब्रजेश जी को देखते ही बोला, नमस्ते अंकल। ब्रजेश जी बोले, नमस्ते बेटा, नमस्ते, कैसे हो। पंखुड़ी, कहाँ मिलेगी। वो बोला, अंकल अभी तो क्लास ख़त्म हुआ, हम लोग कैंटीन आए और वो अपने पीछे वाले क्वार्टर पर गई। ब्रजेश जी पूछे, क्वार्टर। अंकल पता नहीं कहाँ से एक पागल को पकड़ लाई है। कॉलेज के पीछे डॉक्टर्स क्वार्टर में एक कमरा किराए पर ली है, उसे वहीं रखी है, दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती है। वो वहीं होगी, चलिए अंकल आपको ले चलते हैं। रास्ते भर ब्रजेश जी सोचकर चिंतित थे कि आखिर कौन है जिसको रखी है। वो अभिषेक से पूछे, बेटा वो आदमी कितने उम्र का है। अभिषेक बोला, अंकल लगभग आपकी उम्र का ही होगा। बात करते करते दोनों क्वार्टर तक पहुंच गए। अभिषेक आवाज़ लगाया, पंखुड़ी तेरे पापा आए हैं, और बैग रखकर वो चला गया। पंखुड़ी हड़बड़ाते हुए बाहर आई। पापा, आप बिना बताए अचानक। तब तक ब्रजेश जी कमरे में प्रवेश कर चुके थे। उनका राजीव से कभी आमना सामना नहीं हुआ था, परंतु तस्वीर देखे थे। राजीव पर नज़र पड़ते ही उनके पांव वहीं ठिठक गए। ब्रजेश जी पंखुड़ी की ओर देखे तो वो अपना सिर झुकाकर उनके सामने खड़ी हो गई। ब्रजेश जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरी बेटी सिर झुकाकर क्यों खड़ी है। वो तो इतना बड़ा काम कर रही है कि मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यह सुनते ही पंखुड़ी दौड़कर ब्रजेश जी के सीने से लग गई। पापा, बोलते बोलते उसका गला रुंध गया था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए। उसके बाद पंखुड़ी सारी कहानी बताई। पापा, मम्मी को अगर पता चलेगा तो। वो ब्रजेश जी बोले, उसे पता नहीं चलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी। पंखुड़ी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम इनका ख्याल रखना, और वहाँ से निकल पड़े। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।